चलिए तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तक पढ़ते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक से तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल से बहुत चीज समझ में आ रहा है। लिस्ट माने सबसे छोटा, लिस्ट माने छोटा, है ना। और कॉमन माने सब में मौजूद, सब में मौजूद मौजूद, और मल्टीपल माने गुणा। ठीक है ना, कितना अच्छा समझ में आ रहा है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल माने सबसे वैसा सबसे छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं में सबसे क्या हो, भाग लग सके, है ना। दी गई संख्याओं का सबसे वैसा छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो सके। सबसे छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो सके उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, है ना। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं हम लोग कि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कि मान लीजिए 2, 8 और 6 है मेरे पास, नहीं बड़ा हो जाएगा, और यहाँ 4 ले लेते हैं, ये 6 कर दें, 6 कर देते हैं, लीजिए 6 कर दें, और यहाँ कर देते हैं 3 ताकि हम लोग करने में आसानी। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 3 को संख्या दिया हुआ है, तो हमको एक ऐसा इसका गुणज चाहिए, मल्टीपल चाहिए, गुना वाला चाहिए, गुणज। मल्टीपल माने क्या होता है, गुणज, गुणज, ठीक ना। ऐसा गुणज चाहिए जो इन तीनों से भाग लग सके, तीनों से भाग लग सके, लेकिन सबसे छोटा हो, है ना। तो देखिए 3 का पहाड़ा देखते हैं, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, है ना। 3 9 27, 3 10 30, ठीक है, हो गया ना। 8 का पहाड़ा अगर पढ़ लेते हैं, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 64, हो गया ना। अब इसको देखिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 14 60 हैं। अब इसका 3 का में कर लेते हैं, 33, 36, 39, और कितना होगा जी, 42, 45 और 48, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो लघुत्तम समापवर्तक, देखो हम लोग तो बचपन से दे दिया गया कि बाबू इतना इतना का लघुत्तम निकालो, लेकिन एक माने होता क्या है आज हम समझेंगे, है ना। तो देखिए अगर 3, 8 और 6 के लघुत्तम हमको निकालना होगा, तो लघुत्तम, उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक ऐसा सबसे छोटा संख्या होगा जो 3 से विभाजित तो हो सके, और 6 से भी हो सके, और 8 से भी हो सके। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या था आपको दिख रहा है जो 3 से कट जाएगा, भाग लगेगा, 8 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा, और 6 से भी लग जाएगा। कौन सा ऐसा संख्या दिख रहा है आपको, देखो 3 अगर लेंगे तो 8 से कटेगा ही नहीं, 6 लेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, खाली 3 से और 6 से कटेगा। लेकिन ऐसा संख्या होना चाहिए जो तीनों में मौजूद हो और सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, और यहाँ भी 24 है। अब देखिए 24 को 3 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा ना, 8 बार में कटेगा, 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 6 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, और जो कि सब में मौजूद है। हालांकि 24 दूना 48 भी मौजूद है, यही 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, और 8 से कटेगा, कटेगा ना, 3 बार है, 3 16 48 होता है ना। तो सबसे छोटका जो चुनेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मौजूद ऐसा गुणज होगा जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से भाग लिया जाए। सबसे छोटा याद रखना है, सबसे छोटा। यहाँ 48 भी है, इसमें भी 48 है, और इसमें भी 48 है, तीनों में 48 है, लेकिन एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, ना कि 48 होगा। हाँ, ये दिमाग में रखना, समझ में आ गया बात। एलसीएम कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं हम लोग कि एलसीएम जो है उसको हम लोग 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसको एलसीएम प्राप्त करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। तो हम लोग ज्यादातर घरे से बचपन से ही पढ़ते आए हैं भाग विधि वाला, ठीक है। भागे बहुत हम लोग बचपने से आता है। देखो हम लोग बिहार बोर्ड के जो लड़के हैं ना, कुछ आवे चाहे नहीं, दूसरा क्लास में हो तो उसको एलसीएम
भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग सब आ जाता है। क्योंकि कहीं भी ट्यूशन रहेगा ना तो हम पढ़ाते जाएगा, जबकि 9वां 10वां का सब्जेक्ट है कि नहीं। तो चलो इसको हम लोग प्राप्त करने की दो विधियां हैं। हाँ, लसा मसा करने लगता है, लघुत्तम महत्तम। तो इसको लघुत्तम प्राप्त करने के लिए हमको दो विधियां है। एक है गुणनखंड विधि, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा है भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो भाग विधि हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, गुणनखंड विधि से आज हम लोग सीखेंगे। तो मान लो अगर हमको 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, 2, 4 और 6 का निकालना, 6 का एलसीएम क्या होगा। तो गुणनखंड मतलब गुना करेंगे ना, जो छोटा छोटा गुणनखंड का मतलब क्या, छोटा छोटा भाग में तोड़ देंगे इसको। अगर 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 आएगा। 4 को तोड़ेंगे अगर तो 1, 2 और कितना आएगा, 2 गुने 2 आएगा कि नहीं आएगा, होगा ना जी। चाहे हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिखें कोई दिक्कत है, 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और 6 है तो इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो अब हमको देखना होता है कि सबसे बड़ा पावर देखना, सबका पावर देखना होता है। इसमें कौन सी है, 2 और 3 है, तो मैक्सिमम पावर देखना होता है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। कोई भी संख्या में तीनों में देखेंगे कि सबसे 2 के पावर मैक्सिमम ज्यादा कौन में है, तो डी वाला में है। तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तब इसको लिखेंगे 2 दूना 4 और गुने 3 बराबर 12। अभी ऐसे आंसर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड विधि के हो गया। गुणनखंड मतलब क्या, बड़ी संख्या को तोड़ के छोटी छोटी संख्या में बदल देना। तो 2 का क्या होगा, 2, 4 का 2 गुने 2, 6 का कितना हो, 2 गुने 3। अब देखेंगे कि 2 का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 होगा। अब ऐसे सबको नहीं जोड़ लेना है कि 1, 2, 3, 4 और 2 के पावर 8, ऐसे नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। हमको करना है कि कोई भी एक लाइन में किसी भी नंबर का सबसे मैक्सिमम पावर कितना है। तीनों मिल गया था, हम 2 को बैठा लेते हैं ना, ऐसे नहीं करना है। देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे अगर यहाँ पे और 12 हो जाता, सुना ध्यान से, यहाँ पे अगर इसी में अगर 12 भी दे दिया जाता, अगर 12 भी दे दिया जाता तो हम क्या लिखते 12 को बाबू, 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते थे, लिख सकते थे कि नहीं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, और 3 का मैक्सिमम घात 1 है, तब भी कितना आएगा, 12 ही इसका एलसीएम आएगा। इसका भी 12 ही एलसीएम आएगा। लेकिन और एक एग्जांपल दे दिए जाते हैं, अगर यहाँ पे हम 5 एक और दे दिए, 5 दे दिए, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 5 होगा, 1 और 5 होगा, 1 और 5 होगा। तो अब इसमें क्या देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम घात कितना है, 2, 3 का मैक्सिमम घात कितना है, 1, इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए, 1 होगा। अब 5 भी एक आ गया ना, तो 5 का मैक्सिमम घात 1 है, तो 12 5 60। ये हो गया गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। ये हो गया गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और भाग विधि से बहुत आसान लगता है कि एलसीएम इसको निकालना है तो 2 से काटेंगे ना, 2 6 12, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 5 की 5। फिर अभी देख रहे हैं कि 2 से काटने वाला है, तो 2 से 3, 1 1 3 5, फिर 3 से कट सकते हैं, 1 1 1 1 5, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो देखिए भाग विधि से भी आया 60 ही, और गुणनखंड विधि से भी आया 60 ही आया। मतलब किसी विधि से आप एलसीएम निकालिए, दोनों विधि से ही आएगा 60 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एलसीएम। एलसीएम निकालने की 2 विधि हो गया, ठीक है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो चलिए अभी हमने देखा क्या कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखा, अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखा था। अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, यानी कि महत्तम समापवर्तक देखेंगे। और इसको हम तो समझते हैं, हाईएस्ट माने सबसे बढ़का को, है ना, सबसे बड़ा। हाईएस्ट माने क्या होता है, सबसे बड़ा। और कॉमन माने सब में मौजूद, कॉमन मतलब सब में मौजूद, सब में मौजूद, है ना। अब फैक्टर मतलब क्या होता है, भाग होता है, डिवाइड में भाग होता है ना जी, हैं। फैक्टर माने होता है, क्या बोलते हैं, फैक्टर माने टुकड़ा होता है, एगो छोटा सा खंड, हाँ हाँ,
ये क्या है, फैक्टर माने खंड कह सकते हैं। फैक्टर मतलब खंड। तो कह रहा है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा खंड है ना जो सब में मौजूद हो, सबसे बड़ा खंड जो सब में मौजूद हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। जैसे अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 4, 6 और 3 का हम लोग निकालें, 4 3 6 कर रहे हैं, 12 कर देते हैं, 4 3 और 4 6 और 12, इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसमें कहा कि ऐसा नंबर सबसे बड़ी संख्या आना चाहिए जो जिससे सब में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाए। इसमें क्या था कॉमन लिस्ट कॉमन फैक्टर में कि वैसा सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए जो दी गई संख्या से सब दी गई संख्या से भाग लगे। अब इसमें है कि वैसा बढ़कर को संख्या होना चाहिए कि जितना दी गई संख्या इसमें भाग लगे। उल्टा दोनों को हो रहा है ना। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिए थे तो समझो इसको थोड़ा सा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे 2 4 और यहाँ पे अगर किसी को एग्जाम्पल लेते हैं 4 6 और 12 है तो इसका एलसीएम कितना था, 12 आया था, लेकिन इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 आएगा, है ना। इसका एचसीएफ 2 आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, एलसीएम में कहता है कि ई सबसे छोटा अंक है जो दी गई सब संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये कहेगा ई सबसे बढ़का है अंक है जो जितना भी दी गई संख्या उसको भाग पूरा पूरा कर सकता है उससे भाग देने में, ठीक है। ये दोनों हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों में अंतर यही है कि देखने में तो लग रहा है कि 2 है, वो बढ़का को है 12 है, तो बढ़का को हाईएस्ट बोलना चाहिए था ना, नहीं, ये सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। अब ये सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देता है, ठीक है, दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देता है। इस दोनों में मेन अंतर ये है, ठीक है। तो जैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक को 2 विधि से बनाए उसी तरह महत्तम समापवर्तक को भी 2 विधि से बनाएंगे, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को भी 2 विधि से बनाएंगे। तो उसके लिए भी 2 विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि है और दूसरा है भाग विधि, ठीक है। उसके भी 2 विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि, जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए 2 विधि था, है ना, उसी तरह हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भी 2 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि हो गया, और दूसरा हो जाएगा भाग विधि। अब भाग विधि से हम लोग सीखते आए हैं बचपन से, तो गुणनखंड विधि की अब बात कर लेते हैं। अभी हम एग्जांपल लेते 4 6 और 12, 4 6 12, तो गुणनखंड विधि से अगर करा जाएगा तो क्या होगा, 4 6 और 12, ठीक है, 4 6 12। तो इसमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है जो पूरा पूरा संख्या को क्या करे, काट दे, पूरे पूरे को काट दे। तो देखेंगे हमको कि इसको अगर गुणज देखेंगे, इसको कौन कौन गुणज है, तो इसका गुणज क्या है, इसका 4 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कितना कितना आएगा, 2 गुना 2 आएगा। तो इसको करेंगे 2 गुना 2, 3 का 6 का कितना, 2 गुना 3 आएगा, और इसका आएगा कितना, 2 गुना 3, यही ना आएगा बाबू। अब इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो सब में मौजूद है, सबसे बड़ा संख्या। ऐसे इसके पहले तो हम 1 भी लिख सकते थे गुणने में, तो 1 भी तो सब में मौजूद है, एक आंसर देंगे, नहीं देंगे। सबसे बढ़का नंबर होना चाहिए जो सब में मौजूद हो, तो सबसे बढ़का नंबर यही तो है 2 2 जो सब में मौजूद है, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि, सबको पहले खंड कर दिए, 4 को भी 6 को भी 12 को भी सबको खंड कर दिए, और उसमें से चुनना है कि सबसे बड़ा नंबर जो दी गई सब संख्या को भाग दे दे, काट सके, है ना, पूरा पूरा काट सके। तो सबसे बड़ा नंबर तो 2 ही आ रहा है, 3 भी है, लेकिन 3 4 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो ये चीज इसका आंसर हो जाएगा किसके विधि द्वारा, हाँ, गुणनखंड विधि द्वारा। अब इसी में भाग विधि द्वारा 4 और 6 और 12 को दिया जाएगा, तो पहले छोटका से मंझला में भाग दिया जाता है ना। तो यहाँ 4 और 6 से भाग दिए तो कितना होगा, एक बार में यहाँ 2 हो गया, दूसरे इसके बाद ये वाला उतर जाता है इधर, एक 4 उतरेगा और 2 बार में कट गया। तो इस कौन सा आंसर होगा, ई वाला आंसर होता है, ये ना कि भागफल वाला आंसर होता है, ये वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है, ई वाला आंसर होता है, एने वाला, ठीक है ना। जौन से पूरा पूरा कटना है जिस नंबर से ना, वो नंबर आंसर होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 2। अब 2 से 12 को भाग देंगे तो 2 6 12, इसमें भी क्या आंसर आया,
2 ही आया। तो ये क्या आ गया, इससे भी गुणनखंड विधि से भी 2 आंसर आया और भाग विधि से भी 2 आंसर आया। अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक में फिर से एक बार समझ लीजिए कि वो सबसे छोटा संख्या प्राप्त होता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाता है। HCF में सबसे बड़ा संख्या प्राप्त होता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देता है ना। दोनों में ये अंतर है। तो चलिए ये खत्म हो गया और आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसके रूल्स नियम है उसको, कानून जो है उस कानून को सीखेंगे और अगले दिन से इसके जितने सारे प्रश्न है उसके प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे और धुआं धुआं कर देंगे। क्या लोग कहते हैं कैलाश धुआं धुआं है, क्लास धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बाबू कि भाग विधि से। अब एक चीज और हमको आपको एक टॉपिक इसमें दिया हुआ है, वो चीज समझ लीजिए कि टॉपिक है कि घंटी अथवा बत्ती वाले प्रश्न। टॉपिक का नाम है घंटी अथवा बत्ती वाले प्रश्न। कभी सुने हो ऐसा प्रश्न? घंटी अथवा बत्ती वाले प्रश्न। बत्ती वाले प्रश्न, बत्ती माने लाइट। देखो घंटी का जो पीरियड होता है ना उस समय के बाद लगते रहता है ना। तो मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई स्कूल है, वहां पे 12 बजे 12 बजे घंटी 4 कुछ, हाँ लंच टाइम हो गया है, वहां पे 6 घंटियां हैं और 12 बजे 6 घंटी जो है वो टन 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 एक साथ बजा 12 बजे के बाद। ठीक है, जैसे 12 बजा ना तो 6 घंटी एक के बार बेल बजा दिया। लेकिन जब अब आगे घंटी बजाने की बारी आई तो दो मिनट के 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट के अंतराल पर घंटी बजाते हैं। आगे घंटी मान लीजिए 6 गो घंटी था, मान लीजिए 6 गो घंटी था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटी है ना। तो अगला बार जो घंटी बजेगा वो क्या मिनट के अंतराल पर बजेगा? 2 मिनट के अंतराल पर। और उसके बाद फिर बजेगा तो 4 मिनट के अंतराल पर, 6 मिनट के अंतराल पर, 8, 10, 12 के अंतराल पर बजेगा। लेकिन कह रहा है कि वैसा समय कब आएगा जब फिर से दोबारा एक के साथ बजेगा? सुबह आएगा अगले दिन। कि अगले दिन फिर क्लास लगेगा तब बजेगा एक के साथ टन 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 टन, है ना। इस तरह नहीं है, उसी दिन बजेगा। ठीक है, लेकिन कब बजेगा उसको देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम इसको निकाल देते हैं और हम पता कर लेते हैं कि वो अगली बार दोबारा कै बजे बजेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर दोबारा बज रहा है घंटी तो अगला बार कै बजे एक के साथ बजेगा। ठीक है, अभी तो 12 बजे एक के साथ बजा था, अब अंतराल पर बजने लगा कि अगली बार मान लीजिए छोटा बचवा है तो तने उसको जल्दी से घंटे बजा दिया जाए। 45 मिनट को घंटी रहता है, कोई 1 घंटा का घंटी रहता है, कोई के 40 मिनट का घंटी रहता है। तो उसी तरह शुरू जैसी क्लास लगा लंच के बाद एक बार सब घंटी बजा, चलो घर क्लास में बैठ जाओ, सब बच्चे बैठ गया। अब अगली बार से जो घंटी बज रहा है 2 मिनट के, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के अंतराल में बज रहा है, 14 मिनट हो सकता है, 50 मिनट, ऐसे अंतराल पर बज रहा है। तो इसके लिए हम लोग पता करते हैं कि कैसे निकालना होता है। तो इस सब का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बड़ा एलसीएम आसान था जी। अब फिर 2 से काटेंगे तो 1, 1, 3, 2, 5, 3, फिर से काटेंगे 3 से 1, 1, 1, 2, 5 और कितना होगा 1, गुना करो 10, 30, 60, 120, यानी कि 120 मिनट के बाद फिर घंटिया एक के साथ बजेगा। ठीक है, अंतराल पर तो बज रहा था लेकिन फिर 120 मिनट के बाद फिर घंटिया एक के बाद। अब बताइए 12 बजे बजले था, अब बड़ी बज रहा है 120 मिनट बाद, तो क्या बजे बजेगा? 2 बजे बजेगा। बिल्कुल सही जवाब आपको मिलता है। अब मिनट है बाबू, तो 1 बजे के बाद 1 घंटा के बाद तो 2 घंटा में बदल जाएगा, क्योंकि 60 से अगर भाग देंगे मिनट को घंटा में बदलना होगा तो 2 घंटा हो गया। अभी बजा था 12 बजे, अभी बजेगा कितना? 14 बजे बजेगा, चाहे 2 बजे बजेगा, है कि नहीं। अब ऑप्शन के अनुसार मारोगे, 14 रहेगा तो 14, 12 रहेगा तो 12 मारोगे। कैसा लगा प्रश्न? ठीक लगा ना? तो ये सब मत कह देना कि अगला दिन फिर बजेगा। तो घंटी अथवा ऐसी बत्ती वाला है,
कि मान ली लाइट लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट पर, एक बार पहले बजा सा है, धूप लग रहा है ज्यादा, अच्छा बर्दाश्त कर लो। इसीलिए ना कहते थे कि 7 बजे से करो, और लड़का फिर भी नहीं आया। उसको उसके लिए ला रहे थे ना हम कि 8 बजे सचिन को आने में दिक्कत हो जाता है। लगता है उसको पढ़ने का मन नहीं है क्या? लेकिन ट्यूशन करेंगे। चलो तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ नियम तथ्य, कुछ नियम समझ लेते हैं, है ना। कुछ नियम और तथ्य कुछ देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स है इसके एलसीएम और एचसीएफ का। तो पहला रूल कहता है, कुछ रूल देख लेते हैं, रूल्स यानी कि नियम, है ना। कुछ नियम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला नियम कह रहा है कि लस गुने मस, लस लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल, बराबर संख्याओं का गुणनफल, बराबर संख्याओं का गुणनफल। बढ़िया से नहीं दिख रहा है, वही तो समझाने के लिए लिख रहे हैं हम ना। पहला क्या है कि लसा गुने मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं क्या है? गुणनफल है। तो देखो क्या है, अगर कोई संख्या दुग है ना, कोई एक मान लीजिए कोई दो संख्या है, उसका लसा मान लीजिए x है और उसका मसा निकला y, तो संख्या कौन कौन था? तो संख्या बराबर होगा x गुने y हो जाएगा, ठीक है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x गुने y, दोनों बराबर ही होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे देते हैं, देखो बहुत आसानी से। मान लो दो संख्या है, मान लो कि दो संख्या है, एग्जाम्पल समझना बढ़िया से। दो संख्या है और वो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 5 है, महत्तम समापवर्तक 3 है। मान लो दो संख्या है जिसका दोनों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकलेगा ना जी। तो एक का है 5 लघुत्तम समापवर्तक, यानी लसा जो है 5 है और मसा जो है 3 है, और उसमें से पहली संख्या 4 अगर है तो दूसरी संख्या क्या होगा? ये हो गया पहली संख्या देल है और दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 5 गुने 4, 3/4 बराबर x, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? कि दो संख्या था, उसमें से लसा था 5, उसका लसा निकाला गया था 5 निकला, मसा निकाला गया था 3 निकला, है ना। और उसमें से एक संख्या हम बता दे रहे हैं कि कौन सी था? 4 था। तो दूसरा का संख्या आपसे पूछेंगे क्या होगा, दूसरा का संख्या क्या हो सकता है? तो क्या करेंगे? ये दोनों गुना करके इसको भाग देंगे, आंसर क्या आएगा। समझ में आया बात? है समझिए है? तो ऐसे से हाँ सर ये आ गया, ऐसे कैसे होता है? वैसे कौन कहता है जी कि हाँ सर आ गया? ये तो समझ में आ गया एकदम कि दो गो संख्या रहेगा, उसका लसा अगर दिया रहेगा, मसा भी दिया रहेगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है, दो संख्याएं, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 8 है और उसका लसा 3 है, तो मसा कितना होगा? तो फिर इधर से इधर भाग दे देंगे, क्या उलट पुलट हो जाएगा, वही बात है। अब आगे देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट है भिन्नों का लसा। पहले तो हम लोग क्या पढ़े हैं? कोई रियल नंबर का हम लोग लसा निकालते हैं, वास्तविक संख्या का। अब भिन्न का लसा निकालना है। तो दूसरा नंबर में है भिन्नों का लसा। भिन्नों का लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, है ना। एलसीएम कह रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि अंशों का लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक बटा हरों का मसा। ऐसे निकालिएगा तो क्या निकलेगा हमको? भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिल रहेगा 4/6 और 8/9 और 3/6 दिल रहेगा, ऐसे है। तो कहेगा कि इसका लसा ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे? ऊपरे वाला का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, नीचे वाले को महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे और ऊपरे नीचे लिख देंगे भिन्न के रूप में, आंसर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ये फॉर्मूला है। आगे उसी तरह हो जाएगा कि अगर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा
अंशों का महत्तम समापवर्तक, मतलब जिसका निकालना रहेगा उसको अंश वाला को वही कर देंगे। लघुत्तम समापवर्तक आएगा तो अंश वाला को लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब बटा हरों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसा। ये हो गया फॉर्मूला, पलट गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मसा निकालने का रहा था तो अंश को मसा निकाले, यहाँ लसा कहा था अंश को लसा निकाले। क्या आगे देख लेते हैं क्या हुआ जी। अरे इतना भी धूप नहीं लग रहा यार, तुम बिहारी हो, कैसे छाया में देखो ना, बिहारी हो यार, ऐसे बोलोगे। बिहारी का स्ट्रगल वाला जिंदगी रहता है। बिहारी जो होता है पहाड़ को खोद करके रास्ता बना देता है, तो बिहारी ये कर सकता है क्या जी। स्ट्रगल वाला जिंदगी होता है बिहारी का। बिहारी अपने पीने के लिए खुद कुआं खोदता है, क्या अपने चलने के लिए खुद रास्ता बनाता है। 4 नंबर देख ले। 4 नंबर में है आपका कि यदि दिए गए व्यंजक में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, दो गो संख्या है जिसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो उनका मसा 1 तथा लसा उनका गुणनफल होगा। समझ में आया बात। यही तो दिक्कत है कि एक एक बतिया को समझाना पड़ता है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि यदि दिए गए व्यंजकों में, समझो, यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई उभयनिष्ठ मतलब कोई एक निश्चित है ना, हाँ, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना हो। अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उनका मस मतलब महत्तम समापवर्तक, उनका मस 1 तथा लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक, तो लस क्या होगा, उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है। ठीक है, इसका मतलब बात समझ लो। कोई दो संख्या है, कोई दो व्यंजक मतलब क्या, दो गो नंबर मान लो, दो गो संख्या मान लो, और कुछ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मान लीजिए 3 है और 8 है, मानना हाँ 3 है और 8 है। ठीक है, दो संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, दोनों एक दूसरे में मिल नहीं रहा है अगर, तो उसका मसा क्या होगा, तो डायरेक्ट हम इसका मसा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और लसा क्या करेंगे, 24 कर देंगे। ठीक है, तो वही दो व्यंजक कोई होगा तो कोई 2 नंबर होगा, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर नहीं होगा तो उनका मसा क्या होगा, 1। जैसे कि 5 और 6 भी हो गया, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं कोई है, तो इसलिए क्या होगा, इसका मसा कितना होगा, 1 होगा, और लसा क्या होगा, 30 होगा। तो वही संख्या ये बतिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब 5 से भाग भी देख तो बाबू, एक बार में 5, 1 से 5 बनोगा तो 1 के ना आंसर हुआ, वही बात है। उसको भी वैसी होगा, 1 ही आंसर आएगा, मसा इसका भी। चौथा नियम समझ में आ गया ना बाबू। 5वां नियम थोड़ा बढ़िया समझना है, ध्यान देना है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, जान रहा है सब तो। लेकिन आगे अब देख लेते हैं, आज लगता है 11 बजे तक चलेगा, का हो। हाँ जी, ये तो है, ये है नहीं, 9 गो था, तो अब 4 गो खत्म हो गया, 5 गो भी आओ है, 3 गो खत्म हुआ है ना अभी जी, 4 गो। अच्छा, इसमें 3 गो लेकिन लिखा है, 1 2 कर दिया था रोमन नंबर वाला। अभी देख लेते हैं आगे कि आगे है रूल नंबर 5। रोल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है,
समझना है इसको, बात को। लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो यहां से, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं, जिससे किन्हीं संख्याओं, किन्हीं, पूरे लिख देते हैं, जिससे किन्हीं संख्याओं x, y व z को विभाजित करने पर x, y तथा z को विभाजित, x, y तथा z को विभाजित करने पर, बाबू इधर ध्यान दो, x, y तथा z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः a, b तथा c प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तब अभीष्ट संख्या, तब अभीष्ट संख्या, बाबू फिर बोल रहे हो, पीट देंगे फिर, तब अभीष्ट संख्या बराबर क्या मिलेगा, x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c, x ना है z ना है जी, यहाँ y माइनस b हो जाएगा, और z माइनस c का महत्तम समापन। देखो प्रश्न कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं x, y तथा z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c प्राप्त होता है, तब जो अभिष्ट संख्या होगा जिससे विभाजित करना है x, y, z को, उस संख्या बराबर होगा x माइनस a इंटू वाई माइनस b इंटू z माइनस c का महत्तम। समझ में आया बात? सुनो पहले ना, कोई संख्या मान ले 50 है, 30 है, 20 है, ऐसे संख्या है, ठीक है, और कोई एक बड़ी संख्या है, मान लीजिए 8 हो गया, रियल नहीं है, समझो, खाली नंबर दे दिए इसलिए, कटेगा भी नहीं भी कटेगा, कितना न बचेगा कितना घटेगा उस मत समझो, ऐसने प्रश्न आएगा लेकिन आपको प्रश्न में, ठीक है, कि कोई एक बड़ी संख्या, तो मान लो बड़ी संख्या ये है, जिससे ये तीनों का अगर भाग देते हैं ना तो हमको शेषफल कुछ बच जाता है, तो शेषफल मान लो जो 3, 2, 6 बच रहा है, ए बी सी बच रहा है, तो उसी की जगह यहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ, ठीक है, बच रहा है, तब हमको इस संख्या अगर हमको प्राप्त करना होगा, दिया नहीं रहेगा, इस संख्या का हमको अगर प्राप्त करना रहेगा तो क्या करेंगे, 50 माइनस 3 करेंगे हैं, और 30 माइनस 2 करेंगे, और 20 माइनस 6 करेंगे। अब इसका एलसीएम जब निकाल लेंगे तो जौन संख्या से हमको भाग दिए थे उस संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। दिमाग गॉट इट? समझ में आया बात? नहीं समझ, कैसे नहीं समझ में आते हो यार? देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब एगो संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों में भाग देंगे ना तो हमको कुछ शेषफल बच जाएगा। भाग देते तो कोई जरूरी है पक्का कट ही जाता है, शेषफल भी बचता है कि नहीं बचता है? तो मान लीजिए कोई संख्या x था और इससे इसमें भाग दिए तो शेषफल 3 बचा, इससे इसमें भाग दिए तो शेषफल 2 बचा, इससे इसमें भाग दिए तो शेषफल 6 बचा। अब x के वैल्यू हमको निकालना कहेगा कि इस वैल्यू क्या था उस संख्या का, तो क्या करेंगे, इसको में से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 47 आएगा, यहाँ आएगा कितना 28 आएगा, यहाँ आएगा 14। अब इस सबका एलसीएम निकालेंगे ना तो ई वाला वैल्यू हमको आंसर आएगा। कितना समझाया तुम लोग को, समझ में आया बात? उदाहरण नहीं कुछ ही है। एलसीएम ने तो मौसम निकालेंगे। क्या जी औसत नहीं, कुछ बोला मौसम निकालेंगे। क्या कर रहा रोहित? अरे तो वैसे बन पाएगा प्रश्न, वैसे बन पाएगा। क्वेश्चन में बनाता है ना, जब बैठ के 1 घंटा सोचता है तब ना, जो बुक लिखता है 1 घंटा सोचेगा तब ना एगो प्रश्न बनेगा। तब 1 घंटा में बैठ के सोचे, एगो समझ लो यहाँ पे, तो वैसे एगो आंसर बुक में ऐसा प्रश्न आपको आएगा, पक्का आएगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। अब इस जब समझ गए तो 2-3 को लगातार अपने से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमको ABC प्राप्त हुआ था, ठीक है। दूसरा नियम समझो,
6 नंबर के देखो, 6 नंबर में है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अभी बड़ी बड़ी था ना, अभी छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे संख्याओं एक्स वाई जेड, जिसे संख्याओं एक्स वाई व जेड से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः ए बी व सी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तब तब अभीष्ट, तब अभीष्ट संख्या, तब अभीष्ट संख्या बराबर x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी का मौसा। दोनों में मौत होगा। क्या चीज अभी क्या था प्रॉब्लम में? उसमें लॉस था सर, ऊपर वाले में लसा था ना जी, ऊपर वाले में लसा था, सॉरी इसमें था लसा था, इसमें था लसा, लघुत्तम समापवर्तक था, इसमें मिस्टेक हो जाता है। लेकिन बोल रहे होंगे हम क्या, लसा ही बोल रहे होंगे, मासा था, ठीक है ना, ओह लम्मा कर दी, महत्तम समापवर्तक, ओहो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लसा था, है ना, बोलते बोलते थक जाते हैं, फिर 2 घंटा से तो बक ही रहे हैं, है कि नहीं? तो एनर्जी लॉस हो गया, सवेरे से बक रहे हैं तो थकेंगे नहीं। मासा खाए पिए भी नहीं, खाली चना तो खाए हैं बस। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसा छोटी संख्या हमको प्राप्त होगा, कौन सा छोटी संख्या कितना आएगा हमको पता नहीं है, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जिसे संख्या एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर वो छोटी से छोटी संख्या कुछ आएगा और उस संख्याओं को ई वाला से विभाजित करेंगे। पिछले बार क्या था कि एक्स वाई जेड से किसी संख्या से विभाजित कर रहे थे, इस बार क्या है कि कोई एक संख्या रहेगा जिसको एक्स वाई और जेड से विभाजित करेंगे, ठीक है, कोई एक संख्या रहेगा। हाँ कोई एक संख्या रहेगा जिसको जेड एक्स से भाग देंगे, वाई से भी भाग देंगे और जेड से भी भाग देंगे, और जेड भी कोई संख्या रहेगा, संख्या को संख्या से भाग देंगे ना। शेषफल प्राप्त होता है, ए बी और सी प्राप्त होता है। शेषफल कुछ पूरा पूरा नहीं करता, कुछ कुछ शेष बच जाता है, तब जो संख्या वो होगा, इस संख्या होगा, इस सब का एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी का मासा होगा। जब मासा निकाल देंगे ना तो इस संख्या हमको प्राप्त होगा। देखो अभी आपको लग रहा होगा तो लग रहा हो, लेकिन जब बनाओगे मैथवा ना, अभी लाएगा ना, तब थोड़ा सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगा, क्या जी। तो देखो आपको अगर चैन से खुशी चाहते हो तो थोड़ा प्यासा होकर के पानी पियो, तब मजा आएगा, ठीक है। प्यास नहीं लगा रहेगा, बैठा रहेगा घर में दिन रात और पानी कोई देगा और बाद में पी रख दो, उधर से धूप में आओ, एक बार प्यासा आओ, ठीक है, तब देखेगा कैसनो पानी, गर्मो पानी मिल जाएगा, हाँ तर गए, मजा आ गया, है कि नहीं, होता है कि नहीं इसे। देखो ये पहले समझो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, यहाँ जिसे है और जिससे है दोनों में अंतर है। देखो जिसे और जिससे मतलब क्या होता है, जिसमें देखो तुम हो, एक लड़का राजीव है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, तो जिसे मैंने तुम्हारे बात हो गया, है ना, हुआ ना। तो जिसे और जिससे में अंतर पहले समझो। यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किन्हीं संख्याओं एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर, तो ये जो संख्या हमको रहेगा, कुछ मान लीजिए कोई संख्या रहेगा, तो इससे ये तीनों में भाग देंगे, जिससे मतलब क्या, इससे भाग देंगे तीनों संख्या। हाँ, तो इस संख्या जो रहेगा, कोई संख्या रहेगा, ये तीनों संख्या में भाग देंगे। मान लीजिए तीनों संख्या 50 रहेगा, 40 रहेगा, 20 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो भाग देंगे। तो विभाजित करने पर अगर शेषफल हमको ए बी सी प्राप्त होता है, इस संख्या से तीनों में बारी बारी से भाग देंगे।
भाग देंगे तो हमको शेषफल तीनों बारे में, एगो में ए आया, एगो में बी आया, एगो में सी आया, कोई भी संख्या आ सकता है। तो अब ई वाला हमको संख्या प्राप्त करना अगर रहेगा तो क्या करेंगे, x माइनस ए करेंगे, y माइनस बी करेंगे और z माइनस सी करेंगे और उसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। शेषफल जो आएगा उस संख्या को घटा देना, फिर ऐसी लसन निकाल देना है। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे मैंने अब ई संख्या, जिसे मैंने कोई छोटी छोटी कोई संख्या हो गया, तो मान लीजिए छोटी छोटी कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या हो गया, जिसे मैंने अब इसमें, जिसे मैंने क्या अब इसमें, जिसे संख्या x y तथा z से विभाजित करने पर, ई वाला में था, ई वाला से भाग दे रहे थे तीनों में, ई वाला में क्या होगा, ई तीनों से भाग देंगे ई में। ठीक है, इतना अच्छा से नहीं कोई समझा पाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ रहे हो तो बहुत मूर्ख आदमी। ठीक है, लेकिन अबरी समझ गए तो समझदार आदमी। तो अबरी क्या करेंगे कि तीनों संख्या से इसमें भाग देंगे, तो से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इससे भी भाग देंगे, इसमें से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें, तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो शेषफल मान लीजिए ए बी सी अगर प्राप्त होता है, अगर शेषफल ए बी सी प्राप्त होता है, तब जो संख्या हमको आएगा उस संख्या को प्राप्त करना चाहेंगे ई वाला, तो क्या करेंगे, एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे, एक में से एक घटा के अपने मासा निकाल देंगे। मासा निकालेंगे तो ई संख्या निकल जाएगा हमको। समझ में आ गया? बहुत समझदार लड़का है। अब इतना कुछ समझा रहा है, अब नहीं समझ रहे हो तो मूर्खे ना हो जी। क्या एक ही बात को बार बार बहुत डिटेल से समझा रहे हैं तुमको, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको थोड़ा कैपेसिटी और बढ़ाना होगा माइंड को, है कि नहीं? चलो, 2 गो नियम खत्म हो गए, 6 तक खत्म हो गया, अभी 4 गो और बाकी है। ठीक, हाँ हाँ, तो 4 गो बाकी है, लेकिन अभी हम तो क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे छोड़ दो, पैसा देना खाली, ना पढ़ने, हमको क्या है, क्या जी, पैसा दो हमको, पढ़े मत आओ, तुमको खुद चाहिए कि थोड़ा 1 घंटा आओ पढ़ा दीजिए, ये होना चाहिए ना जी। आपको कंपटीशन पॉलिटेक्निक करना है। तो आपको चाहिए कि सर थोड़ा सा और रुक जाइए ना सर, एक और ही चीज बता दीजिए ना सर, हो जाता, वैसा रहेगा तब जुनून हुआ कि आपको एकदम सच्चे में निकालना है। और जबकि आप लोग बैठे हुए हम तखने से बोल ही रहे हैं। तो चलो, ये चीज हो गया खत्म, 2 गो ये तो हो गया। अबड़ी जो है कौन वाला भी बताए थे हो, हाँ अबड़ी बताना है आगे वाला। चलो तब कल है बताते हैं। ठीक, 4 गो और है नियम रूल, कल बताएंगे भी, प्रश्न आंसर भी करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और कल बाकी चीज को, और 4 गो रूल है कल समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगता होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो आप लोग अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सवेरे भेजिए।